नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अब होने वाला है संसद में जोरदार धमाका, क्योंकि अब मोदी सरकार अगले हफ्ते एफसीआरए बिल लाने जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक जमकर कर रहे थे। और कहा गया कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिस तरीके से संसद का घेराव करने की कोशिश हुई, उसका मकसद यही था कि किसी तरह एफसीआरए बिल को रोक दिया जाए। अब वही बिल अगले हफ्ते संसद में आने जा रहा है। इस बिल को लेकर क्या कुछ नकेल विदेशी फंडिंग एनजीओ पर कसी जाएगी और इस बिल के आने पर कितना फर्क किस पर पड़ेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अगले हफ्ते सरकार एफसीआरए बिल लाने जा रही है, विपक्ष लगातार इसके विरोध में खड़ा हुआ है, लेकिन क्या सरकार इस बिल को पास करवा पाएगी? विपक्ष विरोध में खड़ा है या कांग्रेस या क्रिश्चियन पार्टी? खड़ी है। हाँ, विपक्ष में समाजवादियों को आई डोंट थिंक कि कोई परेशानी होने वाली। साथ दे दे वो अलग बात है। अब मैं इंटरेस्टिंग कहानी पे आता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जब से राज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा धमाका है। और वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अमेरिका के सारे दल, पक्ष और विपक्ष, सब मिलाकर इसके खिलाफ है। पूरा यूरोप की क्रिश्चियन मिशनरी सारे के सारे इसके खिलाफ है। उनका एक मैगजीन है ईसाइयों का, thepersecution.org है। उसने लिखा है कि ये दुनिया भर के क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है नरेंद्र मोदी। वो क्यों? क्योंकि अपने देश में वो धर्मांतरण को रोक रहे हैं। ये लड़ाई पता है, ये लड़ाई ग्लोबल लड़ाई है। भारत के लिए अपनी परंपरा, अपना सनातन बचाने की लड़ाई, और ईसाइयों के लिए और पूरे दुनिया की ईसाई लॉबी के लिए भारत में धर्म परिवर्तन करने की लड़ाई, यही जंग है वो। लेकिन पंकज जी, एफसीआरए बिल तो एनजीओ पर नकेल कसने, विदेशी फंडिंग का पता लगाने के लिए, फिर इसमें सनातन की लड़ाई और हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई कैसे? ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे, विद फैक्ट्स बता रहा हूं। सबसे पहले 5 मार्च 2026 ये वो दिन था कि अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी हैं क्रिस्टोफर लैंडू, उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमने जो गलती की वो भारत के साथ नहीं करेंगे। मतलब चीन को जैसे हमने तरक्की करने दिया, वो इंडिया को नहीं करने देंगे। ये वो है सारी छपी हुई खबर। उसके बाद एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड पत्रिका है द डिप्लोमैट, और उसमें लिखता है इंडिया विल नेवर बी चाइना। इंडिया कभी चीन नहीं बन सकता, बनने भी नहीं देंगे। अब आप कह रही हैं कि उनको क्या परेशानी। मार्क रूबियो जब भारत आते हैं तो सबसे पहले कहां जाते हैं? मार्क रूबियो भारत आए, सबसे पहले गए कलकत्ता। हाँ, चर्च वगैरह में गए। चर्च वगैरह में नहीं गए, कलकत्ता जाके वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी में गए, एनजीओ में गए, ईसाइयों के एनजीओ में, जिसे मदर टेरेसा किसी जमाने में चलाती थी। आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी वो चला रहे हैं वहां पे। पता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या है? क्या है? आरोप ये है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी यहां धर्मांतरण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अच्छा। और आरोप तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी पे बच्चे बेचने का भी लगा है। यहां ट्राइबल इलाकों से गरीबों के बच्चे ले जाके बेचते हैं। वो आरोप है, छपी हुई है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूं। इसलिए मेरे पे कुछ ना कहें। मार्क रूबियो दरअसल एक संदेश दे रहे थे भारत को कि मैं आया हूं, वहां मिला हूं, इसका मतलब डरो, तुम अपना एफसीआरए बिल वापस लो, क्योंकि क्रिश्चियनों को तुम कन्वर्ट करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि देख लो उसके पीछे कितनी ताकत है। और अगर हमसे पंगे ले सकते हो तब ये बिल पेश करो। मतलब भारत में ही दिक्कत नहीं हो रही है, विदेशों के लोगों को भी दिक्कत हो रही है इस एफसीआरए बिल से? पूरा इंटरलिंक्ड है ना। अब मैं और आपको एक आंकड़े देता हूं। पता है भारत में टोटल नंबर ऑफ एनजीओज कितने हैं? 37 लाख, 37 लाख एनजीओ। दुनिया में सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में, दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा। G20 कंट्री जितने हैं उनमें से 1/3 एनजीओ सिर्फ अकेले भारत में है। लेकिन सबका आंकड़ा सरकार के पास तो होगा ना, कहां से फंडिंग आ रही है, क्या हो रहा है, सबका है। फिर दिक्कत कहां? 23,000 करोड़ रुपए हर साल भारत में पंप किए जा रहे हैं। लेकिन पता है फिर मोदी सरकार आई। पिछली बार तो जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने एक नियम बनाया था वीजा ऑन अराइवल का। जो इस तरह बड़े मिशनरीज के संस्थान आते हैं वो सब वीजा ऑन अराइवल उनको चुपचाप मिल जाता था।
और जब पोप भारत आए थे तो ये सोनिया गांधी खुद गई थी स्वागत करने के लिए। अच्छा। वो नजारा उस वक्त जब पोप इंडिया में आए थे तो देख लीजिएगा, वो वीडियो फुटेज है सब जगह। अब यहां तक तो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। फिर एक शब्द है ये जो लेके आए हैं यहां, प्रोसेलिटाइजेशन, जो कि एफसीआरए जो बिल 2 आया है उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि लोभ लालच से धर्मांतरण की कोशिश भी की तो न सिर्फ एफसीआरए लाइसेंस रद्द होगा बल्कि आपकी पूरी संपत्ति सीज कर ली जाएगी और समाज कल्याण के काम में आएगी। मतलब किसी भी एनजीओ पर थोड़ा भी शक पाया जाता है धर्मांतरण के खेल में शामिल होने का? शक नहीं। अगर धर्मांतरण वाले जैसे कि कह रहे हैं कि आप लाओ पैसा, हाँ। आप हॉस्पिटल चलाओ कोई आपत्ति नहीं, आप स्कूल चलाओ कोई आपत्ति नहीं, रिलीजियस वर्क नहीं कर सकते। और रिलीजियस वर्क में कर सकते हो, अपना काम करना है करो, चर्च में तुम 4 बार प्रेयर करो, किसी को रोक नहीं है। लेकिन पता चल गया कि तुमने धर्म परिवर्तन की कोशिश की है और सामने वाले ने अगर केस कर दिया तो तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। वो तो फिर मुस्लिमों के लिए भी लागू होगा, अगर कोई मस्जिद मदरसों के लिए फंड जारी हिंदुओं के लिए भी लागू है। हिंदुओं के लिए भी लागू। अगर कोई हिंदू भी किसी को, मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है या ईसाई को वापस हिंदू बनाता है अगर संस्था बनाकर, तो उस पर भी लागू है। जबरन नहीं करना है, लालच देकर नहीं करना है। अवैध धर्मांतरण समझते हैं ना, अवैध अवैध। वैध वो होता है जो मैं अपनी मर्जी से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खबर करके बाकायदा प्रशासन से परमिशन लेके कोर्ट में जाके करता हूं। हाँ। और अवैध वो होता है कि एक तेरे लिए मैं फाइनेंस करवा दूंगा ऑटो रिक्शा, ये ले क्रॉस, और एक टब रखते हैं उसमें पानी में सर पकड़ पकड़ के डुबाते हैं, वो नहीं होने देंगे। ये तो ठीक बात है कि चलिए नकेल कसी जा रही है अच्छे काम के लिए, फिर कांग्रेस को इससे तकलीफ क्यों, कांग्रेस को इससे दिक्कत क्यों? इससे पहले पीएमओ को भी लेटर लिख चुकी है कांग्रेस। दिक्कत क्यों, इसका जवाब मैं एक चीज से शुरू करूंगा। इससे पहले मोदी सरकार से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। आप बताइए, कांग्रेस के मतलब कौन थे? यूपीए मनमोहन सिंह। नहीं, यहीं पे आप गलत है। वो सोनिया गांधी की सरकार थी। और मनमोहन सिंह जो कैबिनेट चला रहे थे उसके पैरेलल और उससे ज्यादा एक शक्तिशाली कैबिनेट बनाई थी सोनिया गांधी ने, नाम था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। और उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सारे एनजीओ के सदस्य थे। एनजीओ वाले सोनिया गांधी को बताते थे कि क्या करना है, और वो इतनी शक्तिशाली संस्था थी कि मनमोहन सिंह की जो कैबिनेट थी उसके निर्णय को बदल देती थी कि तुमने किया कैसे। आरोप तो यही लगते हैं। और आरोप इसलिए ठीक है, बचने के लिए आरोप लगते हैं, इतना बोल रहे। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन था? ये हर्ष मंदर, ये अरुणा रॉय, ये रुंधति राय, ये योगेंद्र यादव, अलाना फलाना ढकना, जिनको आप सब सुनते हैं। ये क्या कर रहे थे? ये एनजीओ चला रहे थे। बेशुमार पैसा आ रहा था, बेशुमार, बिना रोक टोक के। और उस दौर में होता क्या था पता है? जैसे ही कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भारत में शुरू किया, सपोज कोई भी आप नाम ले लीजिए, उस वक्त के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है? मैं बार बार उदाहरण देता हूं, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रशिया के सहयोग से बन रहा था। अमेरिका को पसंद नहीं आया कि रशिया के सहयोग से भारत कैसे बनाएगा। उसने अपनी एक एनजीओ ग्रीन पीस को यह काम दे दिया कि इसको डिस्टर्ब करो। ग्रीन पीस ने एक उदय कुमार नाम के व्यक्ति को पकड़ा, पैसे पंप किए, 50 लोग की टीम बनाई इन एनजीओ की, और वहां पे धरना प्रदर्शन आंदोलन के नहीं बनने देंगे, रेडिएशन निकलेगा। उसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, स्टरलाइट कंपनी, वेदांता ग्रुप, आप नाम बताते हैं। हर राज्य में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता था इनका यही काम था, रोकना। पैसे कहां से आ रहे थे रोकने के लिए? ये ग्रीन पीस, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये फोर्ड फाउंडेशन, ये फलाना ढकना, सब यही काम हो रहा था। तो ये एनजीओ अभी भी एक्टिव है? बहुतों का लाइसेंस रद्द हो गया, बहुतों के विदेशी चंदे मिलने बंद हो गए, बहुतों के पेट पे लात पड़ी है, इसलिए वो जंतर मंतर पर ताक दिनादिन कर रहे हैं। एफसीआरए तो नहीं पास होने देंगे क्योंकि उनके सीधे पेट पे लात है। मतलब पेपर लीक का प्रदर्शन बहाना था, असली मकसद एफसीआरए बिल को रुकवाना था। मैंने कहा ना कि 37 लाख एनजीओ है। एक एनजीओ में अगर 10 आदमी भी काम कर सका है, 3 करोड़ 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 3 करोड़ 70 लाख में से ये 7,000 भी प्रदर्शन करने आ गए तो सोचिए क्या हाल हो। ये है असली चक्कर, और जिसी वजह से बाहर वाला पैसा लगा। आप सुनते हैं ना फॉरेन फंडिंग, वो क्यों कर रहा है? कि उसके क्रिश्चियन मिशनरी का काम रुक जाएगा।
कैसे आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को वो ईसाई बना सकेंगे। आधा पंजाब क्रिश्चियन बन चुका है, आधा पंजाब। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में आधा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन बन चुका है। तमिलनाडु में जाकर देखिए, आंध्रा के कोस्टल इलाकों में देखिए, तेलंगाना में देखिए, मेरे झारखंड में देखिए, आदिवासी इलाकों में देखिए, क्यों बन रहे हैं सब? पैसे का कमाल मैडम, पैसे का कमाल। वो लोग तो लोग खुद लालच बोलते ये हैं पंकज जी कि हम इतने गरीबी स्तर पर पहुंच चुके हैं, हमारी कोई मदद के लिए आएगा तो क्यों ना हम उस रास्ते पर जाएं। वो मैंने कुछ बयान मदद के लिए आएगा, मदद के लिए आएगा तो मदद कीजिए ना। सरकार ने तो कहा कि आप स्कूल चलाइए ना, अस्पताल चलाइए, हम कहां रोक रहे हैं। लेकिन ईसाई कैसे बना दोगे तुम आदिवासियों को? इसके लिए पैसे बाहर से आएंगे तो सरकार स्वीकार नहीं करेगी। धर्म बदलने के लिए पैसे स्वीकार नहीं है। और जब धर्म परिवर्तन कराएंगे नहीं तो वो पैसे देंगे क्यों? भारत को शिक्षित बनाने के लिए सोरोस क्यों पैसे दे? उसका क्या पर्पस है? पूरे अफ्रीका को पता नहीं ईसाई बना दिया। हाँ। इसी वक्त में अफ्रीका में सब ट्राइबल्स थे, आज सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए। एक डेसमंड टुटू हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब वो आए तो बाइबल उनके हाथ में था और जमीन हमारे पास थी। उन्होंने कहा प्रार्थना करो। हमने आंख बंद की, प्रार्थना किया तो बाइबल हमारे हाथ में थी, मेरी सारी जमीन उनके पास थी। ये है। अब कैसे क्या किया जाता है वो तो एक बहुत डीप स्टडी है। मैं तो पूरा बोलिएगा तो दिन भर इस पे बोल सकता हूं, दिन भर कि कौन काम करता है, कैसे काम करता है, टिमोथी इंटरनेशनल कौन है, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, क्या हुआ है, मतलब पूरा ये है। लेकिन ये जो सच्चाई है वो है। और अगले हफ्ते ये जब बिल आएगा तो देखिएगा कांग्रेस का, अभी मिजोरम के चर्चेज ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, केरल से आवाजें आ रही है, सब अपनी ताकत तो लगाएंगे। हो सकता है फिर किसी बहाने किसी न किसी बहाने पे फिर आंदोलन। आसान तो कुछ नहीं है। आसान तो धारा 370 भी नहीं था, आसान तो राम मंदिर भी नहीं था, आसान तो नोट बदलना भी नहीं था, आसान नक्सलवाद खत्म करना भी नहीं था, आसान तो नॉर्थ ईस्ट से उग्रवाद खत्म करना भी नहीं था, आसान तो कश्मीर को शांत करना भी नहीं था। लेकिन किया ना, बिल्कुल ये भी करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, संसद में एफसीआरए बिल आने वाला है, उससे पहले माहौल बनना शुरू हो गया है। कांग्रेस को परेशान है कि अगर ये बिल आ गया तो ना जाने कितनी एनजीओ पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि बिल का मकसद ही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, कहां जा रही है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, और कितने एनजीओ चल रहे हैं, और किस जो एनजीओ है उनका सही इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, किस किस के एनजीओ है, सबका पर्दाफाश होगा। तो इसी वजह से तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस ने पहले भी पीएम कार्यालय को लेटर लिखा कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसे रद्द कर दिए जाएं। लेकिन मोदी सरकार इस नकेल को कसने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। अब आगे अगले हफ्ते क्या कुछ होता है संसद में, देखने वाली बात होगी। फिर जी एक आखिरी लाइन, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। अंडमान निकोबार में जो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसको रोकने के लिए ही पैसे आने वाले थे। उससे पहले ही एफसीआरए बिल आया कि लाओ पैसे उस आंदोलन करने के लिए, मतलब स्रोत ही सुखा दिया। खेल बड़ा कर दिया है मोदी सरकार ने। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।